बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने डाल्टन एटॉमिक मॉडल को पढ़ा था। अब के लेक्चर में हम जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को पढ़ने जा रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि ऐसे कौन सी रीजंस हैं, ऐसी कौन सी लिमिटेशंस थी मॉडल की, या फिर मॉडल के ऐसे कौन से नेगेटिव पॉइंट्स थे जिनकी बेस पे उस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया था, उस मॉडल को फेल कर दिया गया था। नंबर 1 पे जो रीज़न थी वो ये थी कि सर जॉन डाल्टन ने हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में नहीं बताया था अपने मॉडल के अंदर। उन्होंने ये कहा था कि जो एटम होता है इट इज़ इंडिविजिबल, एटम इंडिविजिबल है, मींस कि उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, मींस कि उन्होंने हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। नंबर 2 पे ना ही उन्होंने हमें आइसोटोप्स के बारे में बताया और ना ही हमें उन्होंने आइसोबॉर्स के बारे में बताया। नंबर 4 पे उन्होंने हमें जो है वो एलोट्रोपी का भी कोई आइडिया नहीं दिया था अपने मॉडल के अंदर। तो ये वो रीज़न थी जिसकी बेसिस पे इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया था, ये मॉडल फेल हो गया था। सो इस मॉडल के फेल होने के बाद थोड़े ही अरसे बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई थी 1879 में। सर विलियम क्रूक्स ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जिसमें उन्होंने कैथोड रेस को डिस्कवर किया था। उन रेस के अंदर कुछ पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स को सर जे थॉमसन ने उनकी जो है वो मैस टू चार्ज रेशो को डिस्कवर किया था और उनको इलेक्ट्रॉन का नेम दिया। फिर उसके थोड़े ही अरसे बाद 1886 में गोल्डस्टेन ने ऑब्जर्व किया था कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जहाँ कैथोड रेस प्रोड्यूस होती हैं वहीं उसी टाइम पे जो है वो कुछ कैनाल रेस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं जो कि कैथोड रेस की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। उन्होंने कहा था कि ये जो कैथोड रेस होती हैं ये भी कुछ पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती हैं। उन पार्टिकल्स के ऊपर उन्होंने चार्ज को जो है वो ऑब्जर्व किया, तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे जिनको उन्होंने प्रोटॉन्स का नेम दिया। सो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल जो है वो डिस्कवर किया, अपना मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था। वो मॉडल था प्लम पुडिंग मॉडल। उस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल ही क्यों कहा गया था कि क्योंकि उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये मॉडल था वो प्लम पुडिंग से जो है वो रिजेंबल करता था, जिसकी वजह से उस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। इस मॉडल के अंदर उन्होंने एटम के इनर स्ट्रक्चर को जो है वो बहुत ही जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन किया था। उन्होंने ये अज्यूम की थी, ये अज्यूम किया था, ये अजम्पशन जो है वो दी थी कि इलेक्ट्रॉन इज़ 2000 टाइम्स लाइटर दैन द प्रोटॉन, के इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो 2000 टाइम्स जो है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू द प्रोटॉन्स। फिर उसके बाद उनका ये मानना था कि एक एटम के अंदर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर उन्होंने जो मॉडल दिया था उसको देख लेते हैं। उन्होंने कहा था कि एटम इज़ सराउंडेड बाय अ क्लाउड हैविंग अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस। उन्होंने कहा था कि एक एटम जो है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का एक स्फेरिकल जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनका एक क्लाउड होता है, उस क्लाउड के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी पिक्चर जो है वो मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। ये देखिए स्फेरिकली पॉजिटिवली चार्ज जो है वो स्फेरिकल क्लाउड है प्रोटॉन्स का, और उस प्रोटॉन के क्लाउड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। अब ये जो मॉडल था इसको जो है वो सिमिलर कहा गया किसके, प्लम पुडिंग मॉडल के। क्यों? जिस तरह प्लम इन पुडिंग, यानी जिस तरह पुडिंग के अंदर प्लम्स होते हैं, इसी तरह क्या था कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के अंदर जो थे वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एम्बेडेड थे। जिस तरह पुडिंग के अंदर प्लम्स नेगेटिवली चार्ज, उसको कहा गया प्लम्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए थे उनकी थ्योरी के या उनके मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स थे। नंबर 1 पे जो पोस्टुलेट था वो ये था कि एटम इज़ कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, के एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पर मुश्तमिल होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। जिस तरह ये पिक्चर मैंने आपको दिखाई है कि ये क्या है, स्फेरिकल क्लाउड है पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स का, और उसके अंदर ये जो स्काई ब्लू जो है ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल क्लाउड ऑफ प्रोटॉन के अंदर एम्बेडेड हुए हैं।
और ये तो थे पोस्टुलेट। फिर उसके बाद उस जो मॉडल था थॉमसन का, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उस मॉडल को कंपेयर किया गया वाटरमेलन के साथ। जिस तरह वाटरमेलन के अंदर जो है वो ब्लैक सीड्स होते हैं और उसका जो है वो एक रेड पोर्शन होता है और रेड पोर्शन के अंदर वो ब्लैक सीड एम्बेडेड हुए हुए होते हैं, इसी तरह उन ब्लैक सीड्स के साथ रिजेम्बलेंस दी गई थी नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स को, और जो रेड पोर्शन था वाटरमेलन का उसके साथ रिजेम्बलेंस दी गई थी पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स को। मींस कि जिस तरह रेड पोर्शन ऑफ द वाटरमेलन होता है और उसके अंदर सीड्स एम्बेडेड होते हैं, इसी तरह जो हमारे पास होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का एक क्लाउड होता है और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड हुए हुए होते हैं। तो ये तो था पोस्टुलेट्स। फिर उसके बाद जो है वो जो थॉमसन्स का मॉडल था, इसके भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स सामने आए जिसकी बेस पे उस मॉडल को जो है वो फेल कर दिया गया था। नंबर 1 पे जो था नेगेटिव पॉइंट इसका ये था कि ये जो मॉडल है वो हमें एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता। मींस कि ये नहीं बताता कि किस तरह पॉजिटिवली चार्ज्ड जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से होल्ड करके रखते हैं, और ना ही ये मॉडल हमें न्यूक्लियस की पोजीशन के बारे में बता रहा है। ये मीन्स कि ये न्यूक्लियस की पोजीशन के बारे में नहीं बताता। जब ये न्यूक्लियस की पोजीशन के बारे में नहीं बताता तो ये भी नहीं बताता कि क्यों एक जो है वो गोल्ड फॉइल की शीट से अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग क्यों होती है। ठीक है। नंबर 3 पे जो मेन रीज़न थी वो ये थी कि इस मॉडल का कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इसकी सपोर्ट में नहीं थी इस मॉडल की, जिसकी वजह से ये मॉडल जो था वो फेल हो गया था। फिर उसके बाद जैसे ही थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल फेल हुआ था, उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया था। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या फिर एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। उन्होंने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल था उसको इन्विजन किया था एज ए मिनिएचर सोलर सिस्टम से। जिस तरह एक छोटू सा जो है वो मिनिएचर सोलर सिस्टम होता है जिसमें सेंटर में सन होता है और उसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं सर्कुलर पाथ में प्लैनेट्स। इसी तरह हमारे पास एटम का भी स्ट्रक्चर होता है। एटम के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह सोलर सिस्टम होता है उसी तरह एटम के सेंटर में भी हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिस तरह सन के गिर्द प्लैनेट्स जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ओके। नेक्स्ट रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ये साबित करने के लिए, ये देखने के लिए कि किस तरह एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इकट्ठे किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने गोल्ड फॉइल की एक थिन शीट को जो है वो यूज़ किया था, जिसकी बेसिस पे इस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का एक और भी नेम है, इसको न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। क्यों इसको न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं? क्योंकि रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है वो हमें न्यूक्लियस के बारे में बता रहा होता है, न्यूक्लियस को एक्सप्लेन कर रहा होता है, न्यूक्लियस की पोजीशन के बारे में बता रहा होता है। इसको प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं। क्यों इसको प्लेनेटरी मॉडल कहते हैं? क्योंकि ये इसको रिजेम्बलेंस दी गई थी सोलर सिस्टम के साथ या प्लेनेटरी सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स के साथ उसको जो है वो रिजेम्बलेंस दी गई थी, जिसकी वजह से इसको प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं। अब जैसे ही रदरफोर्ड ने अपना प्लेनेटरी न्यूक्लियर मॉडल या फिर गोल्ड फॉइल मॉडल जो है वो दिया था, उन्होंने उसके बाद जो है वो उन्होंने ये कहा कि जो प्लम पडिंग मॉडल है ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। तो उसके बाद जो है वो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था और कुछ पॉजिटिव चीज़ें उसने एटॉमिक मॉडल के बारे में हमें बताई थी। तो जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था उसके अंदर हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो थी नंबर 1 पे लेड ब्लॉक। लेड का जो ब्लॉक था ये एक जो है वो एक स्क्वायर ब्लॉक की तरह होता है और उसकी एक वॉल पे एक स्लिट जो होती है वो एडजस्ट की गई होती है। ठीक है। स्लिट का क्या काम होता है कि उस ब्लॉक के अंदर एक जो सोर्स रखा होता है रेडिएशन का, वो उन रेडिएशंस को एक बीम में कन्वर्ट करती है। ठीक है। नंबर 2 पे जो चीज़ रिक्वायर्ड थी वो ये थी द सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, कि हमें अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स चाहिए था। अल्फ़ा पार्टिकल्स को अदर वर्ड्स में हम हीलियम न्यूक्लियाई कहते हैं। हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है। सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स चाहिए थे। अब वो सोर्स क्या हो सकता है? कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यूरेनियम आ जाता है, प्लूटोनियम आ जाता है, कैलिफोर्नियम आ जाता है। ये सारे रेडियो एक्टिव
आइसोटोप्स हैं, ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स हो सकते हैं। नंबर 3 पे जो थी जिंक सल्फेट कोटेड प्लेट जो है वो ली गई, या फिर स्क्रीन ली गई। ये स्क्रीन जो होती है ये डिटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि जो है वो गोल्ड फॉयल से जो रेज़ हैं वो पास करने के बाद इस स्क्रीन के ऊपर जाके हीट करती हैं, स्ट्रक करती हैं, जिसके बाद जो है वो एक लाइट सी प्रोड्यूस होती है। उस लाइट की डिटेक्शन के लिए इस स्क्रीन को यूज़ किया जाता है, और ये जो स्क्रीन होती है ये मूवेबल होती है, इसको हम मूव करवा सकते हैं। नंबर 4 पे गोल्ड फॉयल थी। गोल्ड फॉयल की एक थिन शीट जो थी वो रखी गई थी सोर्स के दरमियान में, और जो स्क्रीन थी जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन जो थी उसके दरमियान में गोल्ड फॉयल की जो शीट थी उसको रखा गया। अब जो स्क्रीन थी जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन थी, उसके पीछे एक माइक्रोस्कोप को एडजस्ट किया गया था। माइक्रोस्कोप को क्यों यूज़ किया जाता है, उसको जो है वो जो रेज़ निकलती हैं उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है। आगे आप देखते हैं एक्सपेरिमेंट किस तरह से जो है वो परफॉर्मेंस उन्होंने की थी, एक्सपेरिमेंट को किस तरह से परफॉर्म किया था। एक रेडियो एक्टिव का सोर्स जो कि एमिट कर रहा था अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है। रेडियो एक्टिव सोर्स को एक लेड ब्लॉक के अंदर रखा गया, ठीक है। इसको जो है वो हम देख लेते हैं। रेडियो एक्टिव सोर्स एमिटिंग अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हीलियम न्यूक्लियाई से मिलते होते हैं और 7000 टाइम्स मोर मैसिव होते हैं दैन द इलेक्ट्रॉन्स। वो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन से 7000 टाइम्स ज़्यादा भारे होते हैं। उनको जो है वो एक लेड की ब्लॉक के अंदर रखा गया। फिर उसके बाद जैसे ही उन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को, या रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स लेड ब्लॉक के अंदर थे, उनसे जो रेडिएशंस अमिट हुई थी वो रेडिएशंस एक नैरो बीम में कन्वर्ट हो गई थी आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट इन द लेड सोर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लेड ब्लॉक था, लेड की जो ब्लॉक था उसकी एक वॉल के ऊपर जो है वो एक स्लिट को एडजस्ट किया गया था। जैसे ही वो रेडिएशन एमिट होती हैं और वो रेड ब्लॉक की उस स्क्रीन से पास करती हैं, उस वॉल से पास करती हैं जिसके अंदर स्लिट को एडजस्ट किया जाता है, आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट वो जो रेडिएशंस होती हैं वो एक बीम में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक थिन सी बीम हमारे पास आ जाती है। अब थिन सेक्शन ऑफ द गोल्ड फॉयल वाज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द स्लिट एंड ए स्क्रीन कोटेड विद द जिंक सल्फाइड to render its fluorescent was placed behind it। फिर क्या हुआ कि वो जो रेज़ बीम में कन्वर्ट होने के बाद वो किससे टकराई, गोल्ड फॉयल से टकराई। और गोल्ड फॉयल के पीछे हमने किस चीज़ को रखा हुआ था, अपनी जो है वो जिंक सल्फाइड कोटेड जो प्लेट थी उसको हमने रखा हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एज ईच अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रक द फ्लोरिसेंट स्क्रीन, के अल्फ़ा पार्टिकल्स जैसे ही बीम में कन्वर्ट हुए, बीम में कन्वर्ट होने के बाद वो गोल्ड फॉयल की स्क्रीन शीट से पास हुए, पास होने के बाद जो है वो स्क्रीन से स्ट्रक हुए। जैसे ही वो स्क्रीन से स्ट्रक हुए उनकी हीटिंग के बाद एक बर्स्ट ऑफ द लाइट जो थी वो एमिट हुई, ठीक है, वो प्रोड्यूस हुई। उस बर्स्ट ऑफ लाइट को स्किंटिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब वो जो स्किंटिलेशन है उसको हम एक माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। वो माइक्रोस्कोप जो है उसको एडजस्ट किया जाता है स्क्रीन के पीछे, और वो जो स्क्रीन होती है वो मूवेबल होती है, और वो डिटेक्शन के लिए होती है। वो जो रेज़ निकलती हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप से उनकी डिटेक्शन के लिए होती है। अब ये सारी अरेंजमेंट मैं आपको जो है वो दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास जो है वो लेड ब्लॉक है, ठीक है। लेड ब्लॉक के अंदर जो है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। रेडियो एक्टिव सोर्स हमारे पास जो है वो यूरेनियम प्लूटोनियम वगैरह हो सकता है। फिर उसके बाद जो है वो लेड स्क्रीन की यहाँ पे ये वाली जो वॉल है यहाँ पे एक स्लिट जो है उसको एडजस्ट किया गया है। स्लिट से पास होने के बाद ये जो रेज़ हैं जो चारों तरफ जो है वो मूव कर रही थी, अब वो एक ही जो है वो लाइन में अरेंज हो गई हैं, यानी एक बीम की फॉर्म में हमारे पास आ गई हैं। ये बीम उन्होंने दिखाई हुई है, ठीक है। अब ये जो बीम है स्लिट से पास होने के बाद जो है वो एक गोल्ड की फॉयल से टकराती हैं। गोल्ड की फॉयल से टकराने के बाद वो जो बीम्स होती हैं उनमें से कुछ बीम्स जो हैं वो ज़्यादा एंगल पे अपने डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ बीम्स जो हैं वो बैक की तरफ बाउंस हो जाती हैं, कुछ बीम्स जो हैं वो बगैर टकराए सीधे गुजर जाती हैं। और ये जो बीम्स होती हैं
गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद, गोल्ड फॉइल से गुजरने के बाद ये जो सारी की सारी बीम्स हैं, ये सारी की सारी इस सर्कुलर स्क्रीन या फिर इसको जो है वो जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन से टकराती हैं, ठीक है। और टकराने के बाद जो है वो इनको यहाँ पे ये देखें, ये इसके पीछे ये माइक्रोस्कोप को एडजस्ट किया गया है, इससे इसको जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में ये रेस जा रही हैं, ठीक है। ये सारी इसकी जो थी अरेंजमेंट थी। फिर उसके बाद जो है वो देखते हैं कि क्या हुआ। ओके, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, कि जैसे ही गोल्ड फॉइल से वो जो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास हुई थी उसमें वो ज़्यादातर जो थी वो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गई, जो कि ये हमें बताता है कि जो एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो एक एम्प्टी स्पेस है। फिर कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो थोड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, जो कि ये सुजेस्ट करता है कि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज जो है वो पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं। फिर उसके बाद ये भी ऑब्जर्व किया गया था कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो वेरी लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे, और कुछ ये ऑब्ज़र्व किया गया था कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो बैक की तरफ बाउंस हो गए थे टुवर्ड्स इट्स सोर्स, अपने सोर्स की तरफ वापस आ गए थे, ठीक है। ये सारा जो था ये रिज़ल्ट्स उसके सामने आए थे। तो रदरफोर्ड ने ये जो रिज़ल्ट्स देखे उसके बाद उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है वो इनक्रेडिबली ये कहा था कि अगर हम एक टिश्यू पेपर भी ले लें ना, गोल्ड फॉइल की जगह टिश्यू पेपर का एक पीस ले लें और उसके ऊपर अगर हम 15 इंच का शेल फायर करें तो हो सकता है कि वो शेल जो है वो उससे बैक की तरफ बाउंस हो और हमें आके हिट कर दे। क्यों? क्योंकि टिश्यू पेपर भी एटम्स के मिलने से बना हुआ होता है, और एटम के अंदर जो है वो एक हैवी न्यूक्लियस होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स की बैक की तरफ बाउंसिंग होती है। फिर देखें कि ओनली अ पॉजिटिवली चार्ज एंड रिलेटिवली हैवीली टारगेट पार्टिकल्स सच एज द प्रपोज्ड न्यूक्लियस कुड अकाउंट फॉर सच स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, कि इनकी ये जो रिपल्शन हुई है या इनकी जो बाउंसिंग बैक की तरफ ये जो पार्टिकल्स बाउंस हुए हैं, वापस आ गए हैं, ये सिर्फ हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस की वजह से हो सकता है एटम के अंदर, ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन दोनों के दरमियान में इसी तरह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जिस तरह के सोलर सिस्टम में सन और बाकी प्लैनेट्स के दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। फिर उन्होंने जो पॉइंट देखा, जो ऑब्जर्व किया था, वो ये था कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इज़ बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज वर रिगार्डेड एज ट्रैवलिंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स अबाउट द न्यूक्लियस। उन्होंने कहा था कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं सर्कुलर पाथ के अंदर, जिनको जो है वो ऑर्बिट्स या शेल्स का नेम दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ दिस प्लेनेटरी एटम वाज ओपन स्पेस दैट ऑफर्ड नो रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। उन्होंने कहा था कि जो अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट पास कर गए हैं, वो ये सुजेस्ट करते हैं कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा प्लेनेटरी सिस्टम की तरह भी जो है वो एम्प्टी स्पेस की तरह ही होता है। जिस तरह उसके अंदर एम्प्टी स्पेस होती है सोलर सिस्टम के अंदर, इसी तरह जो है वो एटम के अंदर भी जो है वो एम्प्टी स्पेस होती है, जिसकी वजह जो कि कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करती अल्फ़ा पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से अल्फ़ा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाते हैं और वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जाके हिट करते हैं। अच्छा, ये पॉइंट्स को ऑब्ज़र्व करने के बाद रदरफोर्ड मॉडल जो था उसने प्लम पडिंग मॉडल को बिल्कुल गलत करार दे दिया था, और फिर बाद में थोड़े टाइम बाद जो रदरफोर्ड का प्लेनेटरी मॉडल था उसको भी गलत करार दे दिया गया था, जब क्वांटम थ्योरी की बेस पे बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं इसके सामने आते हैं रदरफोर्ड के मॉडल के, वो ये हैं: द मॉडल डिस्क्राइब द एटम एज ए टाइनी डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर कॉल्ड एज द न्यूक्लियस इन विच नियरली ऑल द mass is concentrated, around which the light negative constituents called electrons circulate at some distance, much like the planet revolve around the sun। उन्होंने कहा था कि जिस तरह एक सोलर सिस्टम के अंदर सेंटर में सन होता है, इसी तरह हमारे एटम के अंदर सेंटर में एक जो है वो पॉजिटिवली चार्ज एक टिनी सा छोटू सा डेंस न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो कि लाइट इन वेट होते हैं, लाइट इन मैस होते हैं, वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं सर्कुलर पाथ के अंदर, ठीक है। ये उन्होंने डायग्रामेटिकली उन्होंने दिखाया हुआ है। ये हैवी न्यूक्लियस है सेंटर में, जो कि बहुत ही टिनी सा होता है ये,
न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस की एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो एक बॉल है छोटी सी, उस बॉल को अगर हम सेंटर में रख के उसके इर्द गिर्द 5 किलोमीटर पे एक सर्कल बना रहे हैं, तो उस 5 किलोमीटर के सर्कल के अंदर जितना सा जो है वो हमारा बॉल नज़र आ रहा होता है, उतना सा ही जो है वो एटम के अंदर छोटू सा हैवी सा न्यूक्लियस होता है। और उस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो शेल्स होते हैं या फिर ऑर्बिट्स होते हैं। उन शेल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये था उनका जो है वो प्लेनेटरी मॉडल। फिर इस मॉडल के कुछ और रिजल्ट्स हैं। सिंस ए फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्ट, सिर्फ चंद पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे। इट शोज दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। उन्होंने ये देखा था कि कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट पास कर गए, कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे, कुछ पार्टिकल्स जो थे वो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे। लेकिन कुछ पार्टिकल्स जो है बहुत ही कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि दोबारा अपने सोर्स की तरफ जो है वो मुड़ गए थे, वापस आ गए थे, जो कि ये शो करता है कि अगर चंद पार्टिकल्स वापस आए हैं तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस है अंदर, और उस न्यूक्लियस का साइज़ बाकी एटम के वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। एन एटम एज ए होल इज़ न्यूट्रल, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर 2 पे उन्होंने ये कहा था कि एज ए होल जो हमारे पास एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नंबर 3 पे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑल द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस आर नाउन एज द न्यूक्लियॉन्स। यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, उसको हम न्यूक्लियॉन्स में शामिल नहीं कर सकते, बल्कि वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फिर इस मॉडल के कुछ डिफेक्ट्स थे जिसकी बेसिस पे ये मॉडल जो था ये गलत साबित हो गया था। इस मॉडल के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे, उनको अब हम डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ द रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग चार्ज्ड पार्टिकल्स शुड एमिट द एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एंड शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। कि वो कहते हैं कि अगर हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ द रेडिएशन को अगर हम देखें तो वो ये कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं और उनको हम जो है वो मूव कर रहे हैं अराउंड द सर्कुलर पाथ, तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको कॉन्टिन्यूसली एनर्जी अमिट करनी चाहिए अपनी इस मोशन के दौरान, अपनी इस रोटेशन के दौरान। ठीक है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स अमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, अगर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली एनर्जी अमिट करते हैं, दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट इन फैक्ट द लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड। कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहे होते हैं तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। लेकिन असल में क्या हुआ था कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें एक लाइन स्पेक्ट्रम मिला था। ठीक हो गया। अब इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये कहते हैं कि रदरफोर्ड प्रपोज दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एट ए वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। के पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड के साथ जो है वो ऑर्बिट कर रहे होते हैं। व्हेन चार्ज पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इट नीड टू बी एक्सेलरेटेड सो एज टू कीप इट इन द सर्कुलर ऑर्बिट। तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको अगर तो वो मूव कर रहे होते हैं सर्कुलर पाथ के अंदर, तो उनको कंटिन्यूसली हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो अपने सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर या सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते रहें। ठीक है, उनको मूव करवाने के लिए हमें कॉन्टिन्यूसली उनको एनर्जी देना पड़ती है। तो जब हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि जब हम एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे कंटिन्यूसली एनर्जी देते रहते हैं, इट इज़ एक्सेलरेटेड अराउंड एन अदर चार्ज सेंटर विच आर अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर वुड बी द कंटिन्यूस रेडिएशन ऑफ एनर्जी। कि अगर वो सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव कर रहे हैं तो उनको एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, उनको एनर्जी अमिट करनी चाहिए। दिस लॉस ऑफ एनर्जी वुड स्लो डाउन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही वो एनर्जी अमिट करेंगे अपनी मोशन के दौरान, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब एनर्जी अमिट करेंगे तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे ही उनकी स्पीड कम हो जाएगी अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के अंदर क्या कर जाएंगे, गिर जाएंगे और एटम का जो पूरा का पूरा एटम है वो कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था।
ठीक हो गया। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से कुछ क्वेश्चंस भी रेज हुए थे साइंटिस्ट के माइंड में, जिनका वो आंसर नहीं कर पाए। नंबर 1 पे जो क्वेश्चन था वो ये था, हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और व्हाट व्हाई आर द एटम्स स्टेबल। एटम्स स्टेबल क्यों हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, रेडिएशन थ्योरी, अगर एक न्यूक्लियस के गिर्द एटम जो कि इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल है, अगर वो एनर्जी एमिट करता है तो उसकी अपनी स्पीड कम होती है। स्पीड कम होने की वजह से वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है और उसको जो एटम है वो कोलैप्स हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। ये क्वेश्चन था, व्हाई डज एन एटम गिव्स द लाइन स्पेक्ट्रम। और अगर जो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहे हैं तो उनको कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम देने के पीछे कौन सी वजूहत हैं। साइंटिस्ट कंसिडर दैट देयर मस्ट बी अनदर मॉडल फॉर एटम, कि ये उन्होंने जब उनके माइंड में ये क्वेश्चंस आए थे साइंटिस्ट के माइंड में, तो उन्होंने ये कहा कि ये मॉडल में कुछ तो काला है, कुछ तो गलत है, इस मॉडल में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमें एक और मॉडल की ज़रूरत है जो कि इन नेगेटिव पॉइंट्स को ख़त्म करे, ठीक है। इट इंडिकेटेड दैट द रदरफोर्ड्स मॉडल वाज नॉट परफेक्ट, कि ये मॉडल जो है वो परफेक्ट नहीं था। ये नीचे रदरफोर्ड की जो है वो पिक्चर दिखाई गई है। आगे हम देखेंगे जी थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम के दरमियान में और रदरफोर्ड एटम के दरमियान में, मॉडल ऑफ एटम के दरमियान में क्या डिफरेंस था। नंबर 1 पे देखें, जो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम था, इट स्टेट्स दैट द electrons are embedded in positively charged solid material which is spherical in shape। के जो थॉमसन्स का मॉडल है वो ये कहता है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हार्ड स्फीयर ऑफ एटम के अंदर जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। जबकि रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो ये कहता है कि एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। नंबर 2 पे, इट डज़ नॉट गिव एनी डिटेल अबाउट द एटॉमिक न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस के बारे में थॉमसन्स का मॉडल न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताता, जबकि जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो हमें न्यूक्लियस के बारे में बता रहा होता है। नंबर 3 पे देखिए, स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन अ सॉलिड मटीरियल, के थॉमसन्स का मॉडल ये कहता है कि एक सॉलिड स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड नहीं होते, बल्कि वो सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिस तरह सन के गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। नंबर 4 पे लास्ट पॉइंट जो है वो ये कहता है, इट इंडिकेट्स द एटम इज़ अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। वो ये कहता है कि एटम स्फेरिकल है, जबकि रदरफोर्ड का मॉडल ये इंडिकेट करता है कि एन एटम हैज़ अ सेंट्रल सॉलिड कोर, कि उसके अंदर एक सेंट्रल सॉलिड कोर होती है दैट इज़ सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। उसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर या सर्कुलर शेल्स या पाथ्स के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो आगे डायग्रामेटिकली इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्लम पुडिंग मॉडल है जिसके जो कि ये कहता है पॉजिटिवली चार्ज्ड हार्ड स्फीयर है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हार्ड स्फीयर है प्रोटॉन्स का, और उसके अंदर ये जो ब्लू कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह प्लम्स होते हैं पुडिंग के अंदर, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड जो प्रोटॉन्स का क्लाउड होता है उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें न्यूक्लियर मॉडल इसका रदरफोर्ड का, तो वो ये कहता है कि एक एटम के सेंटर में एक टिनी सा पॉजिटिवली चार्ज डेंस सा हैवी न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, ऑर्बिट्स होते हैं या फिर शेल्स होते हैं, और उन शेल्स के अंदर जो है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह रिवॉल्व कर रहे होते हैं जिस तरह प्लेनेटरी सिस्टम होता है। प्लेनेटरी सिस्टम में सन सेंटर में होता है, इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसी तरह सेंटर में एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, हैवी न्यूक्लियस होता है, डेंस होता है, और उसके इर्द गिर्द जो है वो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।